गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कक्षा 11 का जो सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान का अधिकार वो लेके आए थे। राजनीति विज्ञान कक्षा 11 अध्याय 2। अध्याय का नाम है भारतीय संविधान का अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार ये अपना दूसरा चैप्टर राजनीतिक विज्ञान के 11वीं क्लास की जो बुक है अपनी संविधान क्यों कैसे वाले में उसका दूसरा चैप्टर है। अब हम सबसे पहले ये कहेंगे कि ये क्या है अधिकार, मतलब अधिकार किसे कहते हैं इसकी बात हम आगे करें। पहले ही जानेंगे तरक्की के बारे में जानेंगे कि अधिकार हमारे कौन कौन से कैसे है वो। तो वो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने या कार्य को संपादित करने के लिए सभी लोगों को कानून सम्मत या विधि अनुसार दी गई सुविधा अधिकार कहलाते हैं। क्या समझे? हम ये समझे कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने या कार्यों को संपादित करने के लिए सभी लोगों को कानून सम्मत या विधि अनुसार दी गई सुविधा को अधिकार कहते हैं। कानून सम्मत मतलब जो कानून के अनुसार सही है या विधि के अनुसार सही है, जो विधि या कानून में लिखा गया है वो सही है कि लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों के लिए जो जरूरी है कार्य करने के लिए वो कहलाते हैं। मतलब अगर किसी वस्तु में आपको भोजन है या कपड़ा है तो उसको प्राप्त करने का अधिकार है। उसको प्राप्त करने का अधिकार कहाँ तक? जहाँ तक कानून में लिखा गया है, जहाँ तक विधि के अनुसार सही है, वहां तक आप उचित ढंग से भोजन प्राप्त कर सकते हो। ये आपका अधिकार कहलाता है। क्या समझा? जैसे शिक्षा पाने का अधिकार, तो आप लीगली तरीके से कानूनी तरीके से स्कूल में जाइए, पढ़िए और अपनी फीस भरिए, वो हो जाएगा आपका अधिकार। ऐसा नहीं है कि आपने टीप के या इधर उधर से कुछ करके किया तो वो अधिकार नहीं होगा। केवल कानून सम्मत किसी भी कार्य को करने, वस्तु को प्राप्त करने, तो वस्तु में भोजन प्राप्त कर सकते हैं, संसाधन प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये होता है। और किसी भी कार्य को संपादित करने मतलब आपको कहीं कोई जैसे उद्योग खोलना है वो हो या स्कूल खोलनी है वो हो, वो कार्य संपादन करने के लिए जो कानून तरीके से मान्य है या कानून में जो चीज लिखी गई है वहां तक जो सही है उसे अपन बोलते हैं अधिकार। इनमें जो सुविधा दी गई है उनको प्राप्त करने के लिए कानून सम्मत की विधि अनुसार जो सुविधा दी गई वो कहलाते हैं अधिकार। क्लियर? आया समझ? अगला टॉपिक अपन इसमें लिखेंगे। ये तो हमने अधिकार पढ़ा। अब इसी में जो वो है मूल अधिकार, मूल है मौलिक अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार। अब हमने पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें इसका अर्थ पढ़ा हमने वास्तविक क्या है? वास्तविक अधिकार। अब हमने पढ़ा। अब मूल अधिकार क्या है? व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक
व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक अधिकार जिसे राज्य या समाज मान्यता दे और संविधान जिसका संरक्षण करे मूल अधिकार क्या होते हैं। यहाँ अधिकार क्या है? किसी भी कार्य को संपादित करने का कानून सम्मत दिया गया अधिकार, कानून सम्मत दिया गई सुविधा। और यह क्या कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन के लिए जो जरूरी है, अति आवश्यक है, जिन्हें समाज और राज्य दोनों तो मान्यता दे और साथ में उनका विधि के अनुसार या संविधान के अनुसार यह संविधान जिनका संरक्षण करे, उन्हें बोलेंगे अपन मूल अधिकार। या ऐसे कह सकते हैं व्यक्ति के विकास के लिए जो जरूरी है, व्यक्ति के विकास के लिए जो जरूरी है, जिसे राज्य समाज मान्यता दे, जिसे राज्य समाज मान्यता दे और संविधान जिसका संरक्षण करे, संविधान जिनकी रक्षा करे, उन्हें अपन बोलेंगे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है। अब रक्षण कैसे करेगा? मानो हमने संविधान में हमको 7 अधिकार दिए गए मूल संविधान में, अभी हमारी 6 है, हालांकि इसके आगे डिटेल पढ़ेंगे, अभी 6 है, पहले मूल संविधान में 7 है, तो हमें 7 अधिकार दिए संविधान में, जिसकी मान्यता राज्य और समाज दोनों में दी है कि आपको 7 अधिकार दिए गए। और अगर कोई भी व्यक्ति या सरकार हमारे अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उन अधिकारों की उल्लंघन की हमारी रक्षा करती है, हमें हमारे अधिकार प्राप्त कराती है। तो ये हमने क्या पढ़ा? आया हमारे समझ कि व्यक्ति के जीवन के या व्यक्ति के विकास के लिए जो जरूरी होते हैं, जिन्हें राज्य समाज मान्यता दे और संविधान जिनका संरक्षण करे, वो कहलाते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है। अब ये देखो, हमें दोनों का पढ़ लिया, इसका अर्थ पढ़ लिया, इसका अर्थ पढ़ लिया। अब हमें ये चाहिए कि हमें ये अधिकार चाहिए क्यों, ये अधिकारों की जरूरत क्यों है। अर्थ तो हमने पढ़ लिया, अब हमें ये देखना है कि अधिकारों की जरूरत क्यों है। अधिकारों की जरूरत या आवश्यकता क्यों है? क्यों है? हमने दोनों का पढ़ा, अब ये देखना है कि जरूरत क्यों है। देखो ऐसे, पहली बात, मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए, मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों क्या है? सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए, समाज को कानून सम्मत न्याय प्रदान करने के लिए, शासन की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए, शासन की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए, नंबर 5, समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए,
पहली तो यह है कि व्यक्तित्व का विकास, हमारा विकास तभी हो सकता है जब हम अपने अनुसार जो हमारे अधिकार प्राप्त होंगे तभी तो। अब आपको मान लो पढ़ने का अधिकार नहीं है, सरकार ने आपको अधिकार नहीं दिया पढ़ने का, तो आपके व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा। या आपको राज्य से बाहर या आपके घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, जैसे कि अभी लॉकडाउन में हुआ है, तो आप सोचो उस कंडीशन में आपको क्या है, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा? हमारे व्यक्तित्व का विकास कब किससे होगा? शिक्षा के माध्यम से, या हम बाहर के लोगों या बाहर के वातावरण से लोगों से मिलेंगे, उनकी बातों से प्रभावित होकर उनको हम ग्रहण करेंगे, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। लेकिन जब हमें मिलने ही नहीं दिया जाएगा, हमें ये अधिकार ही नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, हमें ये अधिकार नहीं है कि हम पढ़े, हमको शिक्षा प्राप्त हो, जब ये दोनों चीजें के अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो हमारा व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। इसलिए हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए या मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता है। क्लियर? नंबर 2, सरकार की निरंतरता कठोर करवानी चाहिए। अब हमें अधिकार नहीं है मान लिया जाए तो सरकार हमारे लिए कैसे भी कानून बना सकती है, हमारा शोषण कर सकती है, हम पर अत्याचार कर सकती है, हमें जेल में डाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब हमें अधिकार दे दिए जाते हैं और जिनकी मान्यता ये संरक्षण संविधान करता है, तब क्या होता है कि सरकार अगर हमारे विरुद्ध कोई कानून लाती है तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं, न्यायपालिका हमारे अधिकारों के संरक्षण हमें दे सकती है। और सरकार जो निरंकुशता करती है तो सरकार का रोक लगाती है न्यायपालिका कि आप मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। क्लियर? समाज को कानून सम्मत न्याय प्रदान करने के लिए अगर सभी लोग मान लो पर्टिकुलर किसी एक विशेष समुदाय को अधिकार दे दिए जाते हैं तो दूसरा समुदाय अधिकारहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो अधिकारहीन समाज है वो अपने पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, और दूसरा जो अधिकार संपन्न वर्ग है वो उन पर लगातार शोषण करता रहता है। तो यह न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं होगी। लेकिन जब सभी लोगों को अधिकार दे दिए जाएंगे और संविधान उनका संरक्षण करेंगे तो क्या करेंगे, सभी लोग अपने अपने दायरे में रहकर उन अधिकारों को उपयोग करेंगे। जब अपने अपने दायरे में रहकर अधिकार को उपयोग करेंगे तो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जाएगी। इसलिए न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हमें अधिकारों की जरूरत होती है, शासन की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए। अभी जैसे उदाहरण के रूप में ये लॉकडाउन चल रहा है, अगर हम चाहें तो न्यायपालिका में इस लॉकडाउन को समाप्त करवा सकते हैं, क्योंकि शासन की शक्ति है। शासन चाहे तो कैसा भी कानून लागू कर सकता है, लेकिन वहां तक लागू नहीं कर सकता जहां व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जहां मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो शासन की शक्तियों पर रोक लगा देता है। कौन? न्यायपालिका। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? ठीक है? तो शासन की जो निरंकुशता है, यह शासन जो निरंकुश रूप अपना सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी हमें अधिकारों की जरूरत होती है। और समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए, तब हम समाज में सम्मानपूर्ण जीवन तब जिएंगे, हम समाज में सम्मानपूर्ण जीवन तभी जी सकते हैं जब हमें अधिकार प्राप्त होंगे। अगर हमारे पास अधिकार है तो हम अपने समाज में बहुत अच्छे से जीवन जी सकते हैं। लेकिन आप सोचो, आपको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है समाज ने या राज्य ने नहीं दिए, तो फिर जो समाज के बाकी के लोग हैं उनको अधिकार प्राप्त है, तो आपका सम्मान से कैसे जी सकते हो? आप बाहर निकलोगे, बाहर निकले तो आपको जाति सूचक शब्दों से या धार्मिक भावना से या गरीबी से या किसी भी प्रकार के लोगों से अपेक्षा सुनने को मिलेगी। लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, लोग आप पर विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों का लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपना जीवन नहीं जी सकते। तो हमें सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकारों की जरूरत होती है। तो इन चीजों के लिए हमें अधिकारों की जरूरत होती है। हमने ये पढ़ लिया, अधिकार पढ़ लिए, मूल अधिकारों का अर्थ पढ़ लिया और हमें इनकी जरूरत क्यों होती है वो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं हम अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं?
घोषणा पत्र किसे कहते हैं? अब देखो इसमें संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। समझ गए? क्या समझे? कि संविधान द्वारा प्रदत्त मतलब दिए गए और संरक्षित मतलब उनकी सुरक्षा करती है। तो संविधान ने दिया है और संविधान ही उनकी सुरक्षा करेगा। ऐसे अधिकारों की सूची अभी जैसे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो वर्तमान में, और अगर हम इसमें एक और जोड़ेंगे 7 तो ये मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए। ये क्या हुआ? सूची हुई। किसने दी? संविधान में। संरक्षित मतलब उनकी सुरक्षा करती है। हमारे अगर किसी भी अधिकार का उल्लंघन करके सरकार या कोई और व्यक्ति, तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ने संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका को उत्तरदायी ठहराया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जब हमारे मौलिक अधिकार आएंगे ना अभी, तब हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए और किस प्रकार की है। ठीक है, तो हम समझ गए संविधान द्वारा दिए गए और उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई उन अधिकारों की सूची को, जैसे कि हमने आपको बताया ये अधिकारों की सूची, अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगर समझ, अभी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब हम गुलाम थे और हमने लगातार अपने अधिकारों की मांग की, उस समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू समिति बनाई 1928 में, और उसमें भारतीय लोगों के लिए अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की गई। अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की गई। इसमें मोतीलाल नेहरू ने कब? 1928 में। किसकी? अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग किसने की? मोतीलाल नेहरू ने कब की? 1928 में। अधिकारों को घोषणा पत्र किसे कहते हैं? संविधान द्वारा दिए गए और उनकी सुरक्षा के लिए जो अधिकारों की सूची है, ये अधिकारों की सूची है, उसे हम कहेंगे अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, ये हो गया। अगला हम देखते हैं उसमें मानव अधिकार किसे कहते हैं? मानव अधिकार किसे कहते हैं? मानव अधिकार किसे कहते हैं? ये अपना टॉपिक है। अपना अब व्यक्ति के सामान्य जीवन जीने के लिए, व्यक्ति के सामान्य जीवन जीने के लिए और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो जरूरी है वो मानव अधिकार कहलाता है। व्यक्ति के सामान्य जीवन जीने के लिए मतलब रोटी रोजी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूर्ति हो सके, सामान्य जीवन जीने के लिए और उसका व्यक्तित्व के विकास के लिए मतलब पर्सनैलिटी या बुद्धि का विकास के लिए जो जरूरी है वो कहलाते हैं मानव अधिकार। ठीक है, अब इनकी जो घोषणा है वो यहां से हुई। पहली बार मानव अधिकार की
ये मानव के जो अधिकारों उनकी बात की गई थी यहाँ पे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यहाँ पे की गई मानव अधिकारों की मांग। यहाँ 1789 में जॉर्ज, जो वहां का एक निरंकुश शासक था फ्रांस का, उसके लोगों ने क्रांति की और उस क्रांति में अपनी मूल मानव अधिकारों की बात की गई। तो यहाँ हम कह सकते हैं मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? 1789 में। कहा से? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। ठीक है, ये मानव अधिकार हो गए। हमने मानव अधिकारों का अर्थ पढ़ लिया कि व्यक्ति के सामान्य जीवन जीने के लिए और व्यक्तित्व के विकास के लिए जो जरूरी होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी 1789